नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार जुडिशरी का 2016 का आया हुआ जीएस का जनरल स्टडी का 100 क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। अभी मैं सेकंड पेपर यानी पीटी का जो लॉ में आया हुआ 2016 का 150 एमसीक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। अब 150 क्वेश्चन में ब्रेकआउट देख लीजिए किस सब्जेक्ट से क्या आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आता है 20 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 20 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से 15 क्वेश्चन, टॉर्ट से 15, हिंदू से 15, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 11 क्वेश्चन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 5 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 5 क्वेश्चन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 4 क्वेश्चन, मुस्लिम लॉ से 8 क्वेश्चन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 6 क्वेश्चन, सिविल प्रोसीजर कोड से 4 क्वेश्चन, एविडेंस लॉ से 6 क्वेश्चन, इक्विटी से 3 क्वेश्चन, ट्रस्ट से 3 क्वेश्चन, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 3 क्वेश्चन, कंपनी लॉ से 5 क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन से 2 क्वेश्चन, स्मॉल कॉज कोड से 2 क्वेश्चन। टोटल हो गए 150 क्वेश्चन और आपको 2 घंटे में इसको सोल्व करना है। अब ये है पेपर 2। पेपर 2 लॉ का होता है। अब इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आपको हिंदी में बता देता हूँ, उसमें क्या मुस्लिम लॉ में लागू है? तो नहीं है। मुस्लिम लॉ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं है। उसका अपना मीन्स प्रॉपर्टी का हस्तांतरण किस तरह से होगा उसका कुरान में उसका भी जिक्र है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिक्र है, अमीर लोग का क्या कर्तव्य है वो भी जिक्र है। सभी लोग का ड्यूटी और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बताया गया है, तो इस पर लागू नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यदि आप हिंदू में 1 शादी कर सकते हैं, मुस्लिम में 4 शादी कर सकते हैं। हिंदू में 1 शादी कर दिए, वो 7 जन्म तक एक साथ रहना है, लेकिन 1955 में बोला कि नहीं अलग हो सकते हैं। उसका 8-10 ग्राउंड अभी बताया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया। लेकिन मुस्लिम में आप 1 शादी कर लिए फिर डाइवोर्स कर दीजिए, फिर दूसरा शादी कर लीजिए, एक बार में आप 4 शादी कर लीजिए, 4 को फिर डाइवोर्स कीजिए, फिर शादी कीजिए। दूसरा, हिंदू में 1 शादी किए तो आप उसको शादी अब विच्छेद भी हो जाता है तो भी आपको मेंटेनेंस देना है, बच्चे हैं तो मेंटेनेंस देना है। और लेकिन मुस्लिम में यदि शादी में डाइवोर्स हो जाता है तो मेंटेनेंस नहीं देना है। हालांकि 125 जो सेक्शन है CRPC के, वह हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन दोनों पे बराबर लागू होगा। तो वो क्रिमिनल एक्ट है, वो अलग बात है। लेकिन मुस्लिम लॉ में आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। इसी तरह से हिंदू लॉ के हैं कि जो दूसरे शादी हुआ तो उनके संतान हुआ, उनका कुछ भी प्रॉपर्टी में मीन्स हक होगा, लेकिन वाइफ का नहीं होगा, दूसरी वाली वाइफ का नहीं होगा। और यह जानते हुए उन्होंने किया शादी कि पहली शादी इसका एग्जिस्टेंस है तो दूसरी वाइफ का नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में है कि दूसरा शादी किया तो उसकी वाइफ का भी हक होगा, वाइफ का हक नहीं होगा। दूसरा शादी किया तो वाइफ का हक उनका होगा और उनके बच्चे का भी हक होगा। बच्चे यदि पहले से आए हैं, बच्चे पहले से हैं, दूसरा शादी किया तो उनका भी उनमें अधिकार होगा। और डाइवोर्स हुआ तो मेंटेनेंस देने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है मुस्लिम लॉ के अनुसार। दूसरा और 125 में लेकिन वो मेंटेनेंस देंगे। दूसरी बात है कि जो हिंदू लॉ है तो उसके अनुसार मीन्स जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है स्त्री धन, वो स्त्री का प्रॉपर्टी है। लेकिन मुस्लिम लॉ में इवन की डॉरी लेना भी एक्सेप्टेबल है। जैसे हिंदू लॉ में डॉरी लेना देना दोनों अपराध है, लेकिन मुस्लिम लॉ में जो मेहर है उसको, डॉरी को मेहर बोलते हैं, जो लड़कियां लेती है, लड़कियां डिमांड करके लेती है, वह ऑथराइज है और वह मीन्स ऑथराइज है और किसी तरह से गैर कानूनी नहीं है, किसी तरह से अपराध नहीं है। तो इस तरह से कहता है रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी है ना, गिवन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अट्रैक्ट एनी रूल, डज नॉट अफेक्ट एनी रूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होगा, सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद
कहता है स्टैंडिंग टिम्बर अंडर द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल है। तो स्टैंडिंग टिम्बर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का देख लें तो उसमें लिखा है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास तीनों जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो लैंड से परमानेंट अटैच एनीथिंग, और उस परमानेंट से मान लो लैंड से अटैच बिल्डिंग है, बिल्डिंग से भी अटैच एनीथिंग परमानेंटली लाइक डोर विंडो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। या अर्थ से कोई भी चीज़, बड़ा मशीन, भारी मशीन जो मूव ना हो सके, अटैच है, तो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बाकी सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन 3 चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मीन्स, इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट मतलब ये नहीं कि वसीयत, लेकिन वसीयत एक्ट में, विल्स टेस्टामेंट्री एक्ट में विल्स के जहाँ सवाल है तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट यदि लिखा गया उस एक्ट में तो उसका मतलब होता है वसीयत। फिर अब क्वेश्चन 4 में कहता है फॉर वैलिड अटेस्टेशन of an instrument under the Transfer of Property Act 1882, it is necessary that each attesting witness must sign the instrument in the presence of the executant। जो अटेस्टिंग विटनेस है एग्जीक्यूटेंट के सामने साइन करेंगे। एग्जीक्यूटेंट दोनों जो पार्टी है वह किसके सामने साइन करेंगे? जो अटेस्टेटर है, ऑफिसर है, उसके सामने साइन करेंगे। जैसे मान लो सेल डीड है तो विटनेस है वो दोनों पार्टी के सामने साइन करेंगे, और दोनों पार्टी है वह मीन्स रजिस्ट्रार के सामने साइन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रार नीचे साइन करेगा सभी के सामने। तो ये है कि चारों पार्टी हो रजिस्ट्रार के सामने साइन करेगा, बस यही है। इसमें है सीधा सीधी कि वैलिड अटेस्टेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नेसेसरी दैट ईच अटेस्टिंग विटनेसेज, मतलब विटनेस है ना, विटनेस क्या करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट, जो दोनों पार्टी हैं बायर और सेलर, उनके सामने साइन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5 कहता है कि इसमें थोड़ा सा हिंदी में मैं समझाता हूँ क्वेश्चन 5 को, कि ए हैज ए वाइफ बी, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, और उसका सन है सी। तो सी इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5 लाख है ना, सी ने 5 लाख रुपया ले लिया मदर से, और उसकी मदर जो है बोला कि तुम एग्रीमेंट पे साइन कर दो कि तुम्हें फादर के प्रॉपर्टी में अब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो उसने साइन कर दिया, करवाया तो साइन कर दिया। अब ए फादर उसका मर गया, बेटा बोला नहीं नहीं मैं पापा का प्रॉपर्टी तो मैं लूँगा। तो अब क्या होगा? तो और ए है फादर, बी है मदर, सी है सन, सी से सन। तो अब सी इज नॉट बाउंड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट या एग्रीमेंट बोलिए, एंड कैन क्लेम हिज शेयर इन एज प्रॉपर्टी, और ए के प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होगा। भाई कोई एग्रीमेंट आपको कोई कानून से बेदखल नहीं कर सकता, कानून से आपको रोक नहीं सकता। कानून लिखा हुआ है, उसके ऊपर एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। जहाँ लिखा हुआ कानून है वहाँ एग्रीमेंट चलेगा, ठीक है। उसके बाद 6 चलिए, 6 कहता है ए है जो बी को चावल डिलीवरी के लिए एग्रीमेंट किया है, ठीक है। मान लो 100 पैकेट चावल देगा, कौन? ए देगा बी को, ठीक है। अब बी वो फ्यूचर डेट में देगा, अभी एग्रीमेंट हुआ है, मान लो पेमेंट कर दिया या पार्ट पेमेंट किया, मान लो 10 लाख कर दिया, 10 लाख देना बाकी है, 10 लाख कर दिया। अब बी बोलता है सी को कि मुझे बी बोलता है कि चावल तुम्हें चाहिए, हाँ तो ठीक है तुम चावल ले लेना, 5 लाख दिया हुआ, 10 लाख दिया हुआ, 10 लाख और दे देना, और 100 पैकेट चावल है तुम ले लेना। तो सी एग्रीमेंट कर लिया बी और सी के साथ। अब बी मैदान से हट गया, ए है अब डिलीवरी करेगा, ए को बोल दिया कि तुम चावल है जो किसको दे देना, सी को दे देना, और ये बी मैदान से हट गया। अब ए सी को चावल नहीं दे रहा, तो सी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एक अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं कि मैं तुम्हें चावल दूंगा। लेकिन डैमेज के लिए केस कर सकता है, क्योंकि ए ने पैसा लिया है 10 लाख और बी से लिया है, अब बी पैसा ले लिया है ए से, तो बी को भी कोई लॉस नहीं है, आपको तो 10 लाख का फायदा है,
और कुछ आपने किया नहीं और मेरे को फायदा 10 लाख का घटा है, इसलिए 10 लाख रुपया मेरे को दो, इसके लिए केस कर सकता है। कहता है ए सी इज इंटाइटल टू सू ए फॉर डैमेज एंड नॉट फॉर डिलीवरिंग द गन्नी बैग्स। ठीक है, क्योंकि गन्नी बैग के उसके साथ कोई बात ही नहीं डायरेक्ट हुआ, पैसा की क्षति है तो पैसा के लिए केस करो। यह डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछ दिया है टीपीए का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 8082 से, कि प्रोविजन बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 इज सेक्शन 27 में लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन के बारे में। सशर्त हस्तांतरण है ना, शर्त के साथ कंडीशनल ट्रांसफर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 8। ए के पास दो प्लॉट है, उस प्लॉट का एक का नाम एक्स है, दूसरा का नाम वाई है। तो जो एक्स है वो रोड के आगे है और वाई है रोड के पीछे है, मतलब एक ही प्लॉट को दो हिस्सा में बांटा है, एक आगे का पोर्शन एक पीछे का पोर्शन। तो आगे का पोर्शन बेच दिया जो एक्स है और पीछे का पोर्शन खुद अपने पास, वाई प्लॉट को खुद अपने पास रखा है। और उसमें यह कंडीशन भी लगा दिया है सेल डीड में कि आगे आपको 20 फीट मेरे को रास्ता पीछे के प्लॉट के लिए देना है, क्योंकि आगे रोड पर है, पीछे रोड पर है नहीं। तो अब ये कहता है कि ए ने जो कंडीशन बी पे लगाया है, बी क्या बाद में मुकर सकता है, क्या वैलिड कंडीशन है? तो यस, यह वैलिड कंडीशन है। भाई पीछे जिसका रोड है उसका रास्ता दोगे, घर है उसका रास्ता दोगे ना यार, और प्लस उसी से ज़मीन आप लिए हो तो रास्ता तो आपको देना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन 9 को समझते हैं। मैं हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं उसको समझ लिया हूँ। आप देखो, ए के पास एक लैंड है और सी उसका पुत्र है, सी से सन है। ए ने प्रॉपर्टी को बेच दिया सी से बिना पूछे बी को, और ए ने केस कर दिया अपने फादर पे कि लैंड को प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में आना चाहिए। केस चल रहा है बाप बेटा के बीच। इसी बीच बी ने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को डी को बेच दिया, है ना। अब कह रहा है कि कोर्ट ने फैसला आ गया कि भाई सी को पोजीशन मिलना चाहिए, आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कैसे बेच दिए, सी का साइन होना चाहिए, तो सी का सहमति होना चाहिए। आप मान लो मैनेजर ऑफ द फैमिली ऑथराइज टू सेल, बट सी को बताओगे ना कि भाई पैसा मैनेज करो नहीं तो ज़मीन बेच रहा हूँ। तो अब क्या डी के पास अभी ज़मीन है कि ए ने बी को बेच दिया, बी ने डी को बेच दिया, तो क्या टाइटल इफेक्टेड होगा? अभी इसका मालिक नहीं रह गया ज़मीन का। बोला डी का टाइटल कोई अफेक्टेड नहीं होगा। तो बोला रीजन ये है कि जब आप केस किए हैं तो ए पे किए हैं, बी पे तो नहीं किए हैं। तो बी ट्रांसफ़र कर दिया डी को, और डी को भी पार्टी नहीं था उस समय, तो इसलिए बी का टाइटल भी अफेक्टेड नहीं होगा और डी का भी टाइटल अफेक्टेड नहीं होगा। इसलिए जो बेच दिया वो बेच दिया। अब कोर्ट पोजीशन दे दिया तो आपका, अब कोर्ट एग्जीक्यूट कराइए तो एग्जीक्यूशन में ही बोल सकता है कि आप पापा से पैसा लो ला, पापा तो रहे नहीं तो इसलिए पार्टी बनाना है सबको। सूट जब करते हो तो सूट में पार्टी बनाना चाहिए सबको, फिर भी कुछ नहीं होगा। जो बेचा हुआ ज़मीन है वो वापस नहीं होता है। कहता है कि हैंडिंग ओवर पोसेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, तो बोलता है इंडिया में तो नहीं, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो नहीं है, बाकी मॉर्गेज में, इंग्लिश मॉर्गेज में तो है। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक से आप लोन लिए ज़मीन पे, तो ज़मीन क्या रख लेती है बैंक? नहीं। क्या कहता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल डीड दीजिए, इसका रसीद दीजिए, इसका सेल डीड रसीद और जो भी है म्यूटेशन का पेपर, एलपीसी, ये सब दीजिए। उसके बाद लिखिए टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यदि आप लोन नहीं चुकाए समय पे तो ये ज़मीन बैंक की हो जाएगी, ज़मीन मेरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ज़मीन पोजीशन लिया? नहीं लिया। तो इंडिया लॉ में क्या होता है, ज़मीन का पोजीशन नहीं लेता है। अब चलिए इंग्लैंड में कहता है कि ज़मीन का भी पोजीशन दो, बैंक जोतेगी उसको, बैंक जोत करके उसमें से अनाज खाएगी, और जब लोन लौटा दोगे तो ज़मीन के साथ भी आपको पेपर देगी, पेपर भी रहेगा ज़मीन भी रहेगा।
तो इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं। दोस्तों सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 है वो डायरेक्ट सेक्शन से पूछ दिया है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि सेक्शन 62 में क्या कहता है, कहता है राइट ऑफ यूसुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोसेशन। मतलब इंडिया में मॉर्गेजर को यूसुफ्रैक्चुअरी कहते हैं, मतलब राइट टू यूज ओनली, मीन्स राइट टू यूज ओनली, नॉट ए ऑनर, है ना। तो उसको बोलते हैं यूसुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेजर। और सभी जगह यही होता है, इंग्लैंड में भी ऑनर नहीं बनते, आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ मान लीजिए कि प्रॉपर्टी भी आप दिए हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऑनर नहीं हैं। यदि प्रॉपर्टी भी पोजीशन में दे दिए हैं तो इंडिया में तो प्रॉपर्टी पोजीशन में देता ही नहीं है। तो ये लिखा हुआ सेक्शन 62 में, ठीक है। उसके बाद कहता है मार्शलिंग ऑफ सब्सिक्वेंट परचेजर, ये सेक्शन 81 में है, तो नहीं, गलत है। राइट ऑफ मॉर्गेजर टू रिडीम, तो ये क्या सेक्शन 60A में है, नहीं, गलत है। रिडीम मतलब जैसे हम लोन लौटा दिए तो आप प्रॉपर्टी भी लौटाओ, यदि इंग्लैंड में है तो, और इंडिया में है तो प्रॉपर्टी तो आपने लिया नहीं, तो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब मुझे लौटाओ, और लोन लौटा, लोन चुकता कर दिए हैं तो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दे दो, तो वो बोलते हैं राइट टू रिडीम मॉर्गेजर, है ना। मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेजी बैंक, मॉर्गेजर आपका ज़मीन है, आप ज़मीन पर ले लेते आप मॉर्गेजर। उसके बाद दूसरा का एक कहता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, मतलब अब क्या है कि मार्शलिंग क्या होता है, मार्शलिंग है कि मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब मैं बैंक से लोन लिया तो मैं क्या है कि बैंक को पैसा चुकाने में असमर्थ हूँ, तो मैंने ज़मीन मान ली कि बेच दिया। ज़मीन तो अभी मेरे ही है नाम से, ज़मीन बेच दिया, अब बेच करके किसी को दे दिया, सिर्फ पैसा ले लिया, अब ज़मीन किसी को दे दिया, अब वो बैंक में ज़मीन का पैसा चुकाएगा, लोन का पैसा बैंक में वो चुकाएगा, अब बाकी पैसा मेरे को देगा। ये है मार्शलिंग, है ना, रीडायरेक्ट कर देना। अब इसका भी देखिए क्वेश्चन 12 को थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है क्वेश्चन, तो हिंदी में आपको समझाता हूँ। कहता है रिलीफ फ्रॉम इक्विटी कोर्ट कुड बी ऑब्टेन्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर डिसीजन ऑफ कॉमन लॉ कोर्ट्स। ये क्या कहता है, कहता है जैसे कॉमन लॉ कोर्ट में क्या डिसीजन होता है, पहले कोर्ट मान लो कॉमन लॉ में चला कि इसका 10 लाख रुपये चलो आप लौटा दो, ठीक है। बैंक से 10 लाख लोन लिए हैं, आप ज़मीन भी इसको बिना पूछे बेच दिया, तो 10 लाख इसको लौटा। अब इक्विटी, अब हमको उस डिग्री ले लिया, एक्सपार्टी ले लिया मान लो, अब हम इक्विटी कोर्ट में या एग्जीक्यूशन कोर्ट में ये बोल सकते हैं, इक्विटी कोर्ट में मान लो केस हुआ तो इक्विटी एग्जीक्यूशन कोर्ट ही इक्विटी कोर्ट होगा, कहीं कहीं अलग भी है तो अलग है, चलो ठीक है। तो वहाँ बोल सकते हैं हुजूर मेरा जो 5 लाख रुपया बैंक में जमा था वो तो माइनस हो जाएगा और मैं इसको 5 लाख ही दूंगा, इक्विटी हो गया। या आप बोल सकते हैं हुजूर मैंने इंस्टॉलमेंट कर करके जोड़िए और 5 लाख मैं इसको दे चुका हूँ पहले ही, अब बच गया है 5 लाख रुपया, तो 5 ही लाख तो मैं लौटाऊंगा इसको, तो ये हो गया इक्विटी। कभी भी हो सकता है, जजमेंट से पहले बोलिए, जजमेंट के बाद बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी बोथ बिफोर एंड आफ्टर डिसीजन ऑफ बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स। उसके बाद कहता है इक्विटी कोर्ट्स से क्वेश्चन 13, इक्विटी कोर्ट कुड बी अप्रोच एज ए मैटर ऑफ ग्रेस, है ना, एज ए मैटर ऑफ ग्रेस कि मतलब ग्रेस दिया जाए, मेरे को थोड़ा सा समय का छूट दिया जाए, समय थोड़ा और दिया जाए, या थोड़ा इतना पैसा बकाया है और जो कि बहुत कम राशि है तो मेरे को टाइम दिया जाए, ग्रेस पीरियड दिया जाए, ठीक है, और मैं लौटा दूंगा, मेरे को पूरा प्रॉपर्टी से वंचित, हाथ न धो बैठे, पूरा वंचित नहीं किया जाए। उसके बाद सेक्शन बार बार आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 14, एन इक्विटेबल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, इक्विटेबल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ चांसरी, है ना, मतलब छोटे छोटे कोर्ट है ना, छोटा मैटर चांसरी कोर्ट में, और ये सब कोर्ट मुंसिफ कोर्ट में, फिर सिविल जज जूनियर डिवीज़न, फिर सिविल जज सीनियर डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट जज,
फिर मतलब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 2 रुपये का मैटर 1 रुपया मेरे से किसी ने लिया, सर दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, नहीं ना। तो यही बोलता है इक्विटी इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट ऑफ चांसरी, चांसरी में होगा, और कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ में तो वहाँ भी होगा। लेकिन सबका जो डिक्शन दिया है, छोटा मैटर है तो इक्विटी यहाँ आओ यार, छोटा मैटर नहीं सुन लेगा, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड बाय चांसरी कोर्ट, अब तो है नहीं, चेन्नई में मैं देखा था चांसरी कोर्ट, बाकी जगह तो छोटे मोटे कोर्ट सब हटा दिए, मुंसिफ कोर्ट रहा है कहीं कहीं, और सब सिविल जज जूनियर डिवीज़न या डायरेक्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न में। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन 15 चलिए, इसमें हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या किया है, लोन दिया है 10,000 रुपया बी को, अब बोला है 4% इस पे एनुअल इंटरेस्ट देना है, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया है। इंटरेस्ट टू पे द इंटरेस्ट एनुअली अकरिंग ड्यू टू सी फॉर हर लाइफ। तो कहता है कि जो 4% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अमाउंट आप पर ईयर किसको देना, सी को देना। ए ने 10,000 रुपया दे 4% एनुअल इंटरेस्ट पर बी को। अब बी को बोला कि तुम सी जब तक जिंदा है इसको इंटरेस्ट देते रहना। और उसके बाद क्या है कि सी मर जाता, ए पहले मर जाता है, फिर उसके बाद सी भी मर जाता है, तो क्या होगा, बी होल्ड्स द फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सीज लीगल इंटरेस्ट। तो नहीं, गलत है। अब लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा। बी होल्ड्स द फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, गलत है। बी होल्ड्स द फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एज लीगल, ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ में फंड होल्ड करता है, तो ये सही है। अब फंड के इंटरेस्ट भी और मूलधन भी किसको मिलेगा, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा जो रियल ओनर है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है बी में इंजॉय द फंड फॉर हिमसेल्फ, नहीं, फंड वो खुद नहीं रखते। यहाँ तो रास्ते में कुछ गिर गया, मिल रहा है हमको, तो हम ट्रस्टी हैं जिसका कि है, अब ढूंढने बहुत नहीं मिला, फिर भी हमको डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तो किसी ने हमको दिया है और इंटरेस्ट भी ले रहा है उस पर, और मूलधन तो है ही, उसका इंटरेस्ट भी कहीं नहीं जाता, ठीक है। तो ए का ही वापस ए को देना है, ए मर गया तो ए के रिप्रेजेंटेटिव को देना है। सी जब तक जिंदा था वो कह के गया था, एक्ट में लिख के कॉन्ट्रैक्ट में गया था, तो सी को तब तक देना है, लेकिन सी भी नहीं रहा तो ए को देना, ए भी नहीं रहा तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 16। कहता है कि एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है और उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को दिया गया है, और ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट में, ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हैं, उसमें यह लिख दिया गया है कि आप इससे जो आमदनी आएगा उसको इन्वेस्ट करोगे किसमें, सिक्योरिटीज में, मतलब आप शेयर खरीदोगे, बॉन्ड खरीदोगे, इसमें ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 कंटेन्स द प्रोविजन। तो सेक्शन 20 में ऐसा कहता है कि जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट में दिया गया है उसी पर्पस के लिए आपको ट्रस्ट के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ क्या करता है, वो ट्रस्टी मालिक ही बन जाता है, वो ट्रस्टी उसको ऑनर के रूप में ट्रीट करता है। ट्रस्ट किसी और के लिए दिया गया था, मंदिर के लिए, अब वो उसको बेचना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वैसा नहीं चलेगा। तो इस तरह से ट्रस्ट, आप ये जान लीजिए कि ट्रस्टी मालिक नहीं होता है, मालिक ऑनर वही होता है जो ज़मीन का मालिक है, टाइटल होल्डर है। ये तो दिया है कि आप यूज कीजिए, रहिए, जीवित रहिए, मंदिर का सेवा कीजिए, हम मंदिर बने, भगवान का पूजा पाठ कीजिए, लोगों को अच्छा गुण सिखाइए, आप इसके मालिक बन बैठे। नहीं, ट्रस्ट सिर्फ क्या होता है, यूजर होता है, सिर्फ यूज करेगा, उसका मालिक नहीं होता है, न कभी बन पाएगा। लेकिन जितना भी पूरे इंडिया में देख रहे हैं, ट्रस्ट प्रॉपर्टी में यही विवाद है कि मैं इसका मालिक हो गया, मैं इसका मालिक हो गया। अरे मालिक कैसे हो गया यार,
सेल डीड हुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो किसी कैवाला है, वैभुल वफा है, कुछ है, कैसे ट्रांसफ़र हुआ आपसे? तो ट्रांसफ़र कोई डीड है नहीं हुआ, तो आप मालिक कैसे हो? इसलिए आप मालिक नहीं हो। और उसको बोला है कि आपको इक्विटी खरीदना है, इसके बेनिफिट के पैसे से तो खरीदोगे। और ट्रस्टी क्या करता है? ट्रस्टी, आप इसको मान लो कि आपको कोई फ़ायदा इससे नहीं हो रहा है, आप जीवित भी नहीं रहोगे, तो आप इस ज़मीन के बेनिफिट को कहाँ ला बॉन्ड खरीद रहे हो? तो आप इसको मेहनताना लोगे ना, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? तो हाँ, आपका उसी ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट में लिखा रहेगा कि आपको 2000-4000 रुपये मेहनताना मिलेगा। अब बहुत सा ट्रस्ट में रहता है कि ये ज़मीन है, आप यूज करो, उसमें मंदिर बनाओ, ज़मीन का देख रेख करो, मंदिर का देख रेख करो, अच्छे गुण लोगों को सिखाओ, प्रोविजन सिखाओ, राम कथा सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ। लेकिन बाद में बोलता है कि कुछ दिन तो सही काम करता है, बाद में बोलता है मैं तो इस ज़मीन का मालिक हूँ। तो इसे गड़बड़ है। ठीक है। अब क्वेश्चन 17 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट डील विथ लाइबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा तो कितना महीने का फाइन है, जेल जाना है, कितना फाइन है, वो सेक्शन 23 बताता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। उसके बाद है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट हैव मीनिंग एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? मदर एक्ट है। और बाकी ये सब जो पार्टनरशिप हैं या ये ले लिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और कुछ छोटे छोटे एक्ट हैं, वो सब क्या है? उनके बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो माँ से अलग थोड़े हो जाएंगे। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है और एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्लियर नहीं है। तो रेफरेंस किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेना है, कहाँ से लेना है? तो यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लो डिफरेंस। द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बट नॉट डिफाइंड इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो क्या करना है मीनिंग, तो कि उसका मीनिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, तो उसका लेना है क्या? तो बोलता है यस, मदर एक्ट जो है उससे ही लेना है। ग्रैंड लॉ फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तीनों के लिए ग्रैंड लॉ मदर लॉ कौन है? तो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन 19 चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील विथ रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी? तो ये कहता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है कि डील विथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विथ रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक रिमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 20 है ना, क्वेश्चन नंबर है, सेक्शन नंबर नहीं है, सीरियली हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, तो ये सेक्शन 15 में नहीं कहता है। बाकी देखते हैं। पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेज, सेक्शन 21 में कहता है हाँ कंपनसेशन होगा, यदि लॉस हो गया तो कंपनसेशन अवार्ड करेगा, सेक्शन 21 में कहता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेज, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेज नॉट ए बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेक्शन 23 कहता है। उसके बाद टेम्पोररी एंड परपिचुअल इंजेक्शन, सेक्शन 37 में कहता है। कहता है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, मतलब प्रत्येक प्रोमिस या दोनों तरफ एक दूसरे को प्रोमिस किया तो भी, या एक तरफा प्रोमिस किया और दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो भी, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वो एक दूसरे के कंसिडरेशन। जैसे मैंने प्रोमिस किया कि मैं तुझे 10 बोरी चना दूंगा, अगले पार्टी ने किया कि 10 बोरी चना के बदले मैं तुम्हें 15 बोरी चावल दूंगा, तो क्या हो गया? ये एवरी प्रोमिस है ना, या एवरी सेट ऑफ प्रोमिस,
दोनों प्रॉमिस किया तो सेट मतलब दो हो गया, प्रॉमिस हो गया। तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो एक दूसरे के लिए क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। इज एन एग्रीमेंट, वो क्या हो गया फिर, एग्रीमेंट का ये रूप ले लिया। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। सेक्शन 22 में कहता है, सॉरी क्वेश्चन 22 में कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कम्युनिकेट हो गया उसको तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, है ना, जिसको देना था उसको मैटर मिला। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 20 बोरा चना दूंगा, फ़ोन से कहा, तो उसको कम्युनिकेट हो गया। उसने कहा ठीक है, और मैं आपको इसके बदले में 20 बोरा क्या दूंगा, राइस दूंगा, चावल दूंगा। अब ये इसको बोला तो एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। मान लो कि ये बात चिट्ठी से हो गया, मैं आपको 15 बोरा चना दूंगा, और चिट्ठी जब तक वहाँ नहीं पहुँचा कम्युनिकेट नहीं हुआ, वहाँ पहुँच गया कम्युनिकेट हुआ। उसने अब चिट्ठी लिख दिया कि मैं आपको ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ 15 बोरा चना आपको, मैं आपको 20 बोरा क्या दूंगा, चावल दूंगा, और वो इसको मिल गया तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसको जब तक मिला नहीं है एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ नहीं। इसको वन वे ओनली कम्युनिकेशन हुआ। जब टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा तो एग्रीमेंट का रूप वो ले लेगा। उसके बाद कहता है ए टेंडर इज, एक टेंडर निकालता है। जैसे न्यूज़पेपर में देखते होंगे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या सारे गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिस से, डीएम ऑफिस से, सेक्रेटेरिएट से टेंडर निकलता है क्या, कि दीवार बनाना है, बाउंड्री वाल बनाना है, तो क्या है ढूंढते हैं, लोएस्ट बीडर, ठीक है। बाउंड्री बनाना है, सबसे कम पैसा में कौन बनाएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, सब ऑनलाइन होता है। तो टेंडर इज एन इन्वाइटेशन टू ऑफर है। अब किसी ने बोला कि मैं इतना में करूँगा 20 लाख में, तो क्या वो एक्सेप्ट हो गया। इसने टेंडर निकाला कि मुझे दीवार बनाना है, कितना में कोई बनाएगा वो अपना दें, अपना लिख करके दें, तो कि 20 लाख वाला तो हो गया नहीं। अब कोई 15 लाख वाला आ गया तो, लेकिन लास्ट डेट है, अब उसमें जो सबसे लोएस्ट बिल्डर है वो भी अपने आप ऑटोमेटिक एक्सेप्ट नहीं हुआ, और वो भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और लास्ट बिल्डर को बोलेगा कि आप जो लोएस्ट बिल्डर को बोलेगा कि आप इतना देश तक अब नहीं लिया जाएगा कोई भी इन्वाइटेशन। अब लोएस्ट बिल्डर आप आए 15 लाख वाला, आपको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और ये चिट्ठी जब भेज देगा उसको, जब वैसे उसको चिट्ठी मिला तो ये कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में परिवर्तित हो जाएगा। तो टेंडर क्या है, एन इन्वाइटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है, इन्वाइटेशन टू ऑफर है। इन्वाइटेशन ठीक है, प्रोमिस भी नहीं है, ऑफर भी नहीं, इन्वाइटेशन टू ऑफर है, ठीक है। दुकान में कोई चीज़ रेक पे लगा हुआ तो इन्वाइटेशन टू ऑफर है। आप ऑफर कीजिए कि एक आप 10 रुपया में देंगे, वो बोलेगा यस, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और वो बोलेगा नो, तो नहीं हुआ, क्योंकि इन्वाइटेशन टू ऑफर है, आपने ऑफर किया, वो रिजेक्ट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 24 चलिए, एन एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मॉर्गेज इज, तो एग्रीमेंट है इन रिस्टेंट ऑफ मॉर्गेज, कि आप अग्रीमेंट किए कि आप मॉर्गेज नहीं करोगे, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होता है। आप एग्रीमेंट किए कि आप शादी नहीं करोगे, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होता है। आप एग्रीमेंट किए कि आप कानून को, इंडिया के कानून है वो कोई मानोगे नहीं, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होता है। आप एग्रीमेंट किए थे, आप लास्ट क्वेश्चन में क्या देखें, पुत्र को, कि पापा के प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्सा नहीं मिला, 5 लाख लो और यहाँ से फूट लो, तो वह वैलिड नहीं होगा। फैमिली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द मोरलिटी है, अगेंस्ट द कस्टम है, अगेंस्ट द यूसेज है, तो वैलिड नहीं होगा। एन एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज, सॉरी यहाँ मॉर्गेज नहीं मैरिज है, एन एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज इज वाइड। आप एक किसी को नहीं बोल सकते तुम शादी नहीं करना, ये एग्रीमेंट करो, नहीं, वो वाइड हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन 25, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू प्रोमिस। प्रपोजल है जो प्रोमिस में कब होगा, आप प्रपोज किए कि ये दुकान में लगा हुआ है शोकेस में, या दुकान में आइटम जो भी है सेल्फ सर्विस वाला में मॉल में घुसते हैं तो इनविटेशन टू ऑफर है, आप उस आइटम को उठाइए, बोलिए इसको हमको दीजिए, कितना दाम है, ये हमें चाहिए, तो बोले 20 रुपया, तो आपने ऑफ़र किया, वो 20 रुपया बोला, वो फिर अगेन मतलब ऑफ़र किया वो, और आप एक्सेप्ट कर लिए, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन हुआ। या आपने कहा कि ये 20 रुपया दाम है, इसको 20 रुपया में आप देंगे क्या, वहाँ 20 रुपया लिखा, 20 रुपये में देंगे, आपने ऑफ़र डायरेक्ट कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन हो गया, फिर आप आइटम 20 रुपया देकर ले जाइए। उसी तरह से कह रहा है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए प्रपोजल इनटू प्रोमिस, एक प्रपोजल आप दे रहे हैं वो प्रोमिस में कब बदल जाएगा, तो कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब जैसे आप दुकान में गए मॉल में, वहाँ लगा हुआ, अब प्लेट देखे कि थोड़ा सा दाग है, तो दाग है तो बोले कि इसमें दाग है और 20 रुपया का वहाँ लिस्ट लगा हुआ है, आप इसको 10 रुपया में देंगे क्या, तो आप क्या किए हैं, इनविटेशन टू ऑफर किए हैं, है ना, और वो बोलेगा कि नहीं इसको कम से कम मैं दूंगा 18 रुपया में, तो अब वो ऑफर कर दिया, अब आप एक्सेप्ट कर लिए तो 18 रुपया में हो जाएगा, ठीक है। तो प्रपोजल प्रोमिस कब बनेगा, तो वह एब्सोल्यूट प्रपोजल है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट, सॉरी, जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को वो एब्सोल्यूट हो, अनक्वालिफाइड हो, कोई भी कंडीशनल है तो वो नहीं हो जाएगा, प्रोमिस नहीं होगा। जैसे आपने उसको बोलता कि ये 20 रुपया में, कोई कंडीशन नहीं लगाते, 20 रुपया में आप दीजिए मुझे आइटम, वो बोल देते यस, तो ले लेते। आप बोलते ये दाग है 15 रुपया में दीजिए, 20 रुपया तो प्राइस लिखा है लेकिन 15 में दीजिए, तो आप इन्विटेशन तो ऑफर कर रहे हैं। वो बोलेगा नहीं ये तो 20 में बिकेगा, दाग हो चाहे कुछ हो, दाग छूट जाएगा, कोई बात नहीं, आपको मर्जी है लीजिए, नहीं तो दूसरा ले लीजिए, तो वो रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हो गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एब्सोल्यूट नहीं हुआ, क्वालिफाइड है ना, अनक्वालिफाइड नहीं हुआ, वो क्वालिफिकेशन वर्ड कुछ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोमिस में परिवर्तित नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, तो हो जाएगा वो प्रोमिस में कन्वर्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन 26, ए प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रपोजर। ये प्रपोजल है, कैन बी रिवोक्ड बाय प्रपोजर, तो वो आप कम्युनिकेट कर दिए हैं, और जब तक वो हाँ नहीं बोल दिया है, हाँ, आप मान लो कि गिलास लिए 20 रुपया में देंगे क्या, तो आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, वो हाँ बोलने से पहले आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बोल दिया तो अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं, रिवोक उसको नहीं कर सकते हैं। ये प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बाय प्रपोजर, कब तक, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। A proposer can be revoked by the proposer by the communication of notice by proposer to the other party। और आप दूसरा एक कम्युनिकेट कर दीजिए कि नहीं, मान लीजिए कि आप बोलें कि 20 रुपये में दें, नहीं मैं 18 रुपये में लूँगा, देंगे क्या, उसको हाँ बोलने से पहले, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजर फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, या 2 दिन का आप लेटर लिख के पकड़, तो 2 दिन के अंदर आप बोलिए कि 2 दिन के अंदर टेलीफोन करके बताइए कि 2 दिन के अंदर आप बताइए कि आपके पास जो मशीन है वो 2 लाख में बेचेंगे क्या, तो अब 2 दिन से पहले आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। जब तक वो बताने 2 दिन के अंदर बोले तो जब तक वो बताने दिया, 2 दिन के बाद बोले तो 2 दिन के अंदर कभी भी आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले वो 2 दिन बाद बोले हैं कि आप बताइएगा कि खरीदेंगे कि नहीं, तो 2 दिन का समय, तो 2 दिन के अंदर आप रिवोक कर सकते हैं। तो कहता है बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। आप मान लो 5 दिन का फिक्स किया, 5 दिन में आप लीजिएगा कि नहीं, अंदर बता दीजिए, और 5 दिन हो गया तो ऐसे ही आपका प्रपोजल रद्द हो गया। 5 दिन बाद अब वो नहीं बोला, नहीं टाइम लैप्स हो गया, आप बोल सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट कहता है बाय द फेल्योर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। आपने कुछ कंडीशन लगा दिया कि भाई ये मशीन जो है मैं 10 लाख में तो दूंगा, इसके साथ इसका बैटरी नहीं दूंगा, इसके साथ इसका चालू करने का हैंडल नहीं दूंगा, इसके साथ इसके जो सर्विसिंग का मटेरियल है वो नहीं दूंगा, इसके टूल किट नहीं दूंगा। और वो कंडीशन के साथ ही एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, और कंडीशन के साथ एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप रिवोक वापस ले सकते हैं अपना प्रपोजल को। तो यही है ए, बी और सी, मतलब ऑल ऑफ द एबव लागू है कि आप कब अपना प्रस्ताव जो है वापस ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन करेक्ट है? तो इसमें डी जो कहता है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट है इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है, एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वाइड, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, है ना। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट का ये है, कौन सा करेक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ बोलता है कि कंडीशन क्या क्या है, तो बोला एग्रीमेंट होना चाहिए, चलेगा। दे मेड बाय फ्री कंसेंट, दोनों के फ्री कंसेंट। पीटीआई, प्रेशर, प्रोमिस, थ्रेट, इंड्यूसमेंट नहीं होना चाहिए, बंदूक गिरा के नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? फ्री कंसेंट से होना चाहिए। प्रोमिस झूठा प्रलोभन दे के नहीं, झूठा प्रोमिस दे के नहीं, इंड्यूसमेंट प्रलोभन दे के नहीं, दबाव डाल के नहीं। उसके बाद कहता है कि लॉफुल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 18 साल से दोनों ऊपर का होना चाहिए। उसके बाद कहता है लॉफुल कंसिडरेशन। अब मान लो कि हम मशीन बेच रहे हैं 10 लाख रुपया में, अब वो बोलेगा कि गैर कानूनी, गैर लाइसेंसी आप मशीन मुझे दो, मैं गैर लाइसेंसी आपको बंदूक दे दूंगा 20, AK-56 दे दूंगा, स्टेन MC दे दूंगा। अरे उसका तो लाइसेंस ही नहीं मिलता यार, तू दे कहाँ से देगा? गैर लाइसेंसी दे दूंगा, इससे क्या आपको मतलब, मैं दे रहा हूँ ना। क्या कहता है? कहता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। अरे इंडियन करेंसी में पैसा दो यार, कैश दो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, बंदूक दोगे, बम दे दोगे, अब न्यूक्लियर बम दे दोगे कि ले जाके पाकिस्तान में छोड़ो, तो वो नहीं चलेगा। आगे कहता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए। अब कह रहा है कि मेरे को आप ना 10 लाख रुपया दो, अब मैं उस घर में डकैती कर दूंगा या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दूंगा, उसका से आपको दुश्मनी है, मैं उसको जान से मार दूंगा। तो क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया ना, उद्देश्य क्या? अनलॉफुल हो गया। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वॉइड, अब वाइड है। जैसे कहता है कि मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वाइड है। आप मैरिज, आप कॉन्ट्रैक्ट कर ली कि उसको साइन करो, शादी नहीं करोगे तुम जिंदगी भर का बेबी, क्या भीष्म पितामह है, तो क्या हो जाएगा? वाइड होगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वाइड, वहाँ बोल रहा है मोरलिटी, इमोरल चीज़ आप कुछ कर रहे हो तो भी वाइड होगा। तो ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, एक। दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, पांचवा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी वाइड। ठीक है। अच्छा, बाकी करेक्ट नहीं है, उसको भी क्या देखना है? चलो देख लेते हैं। ये में कहता ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, चलेगा यहाँ तक। वंस दे हैव बीन मेड बिटवीन द पार्टी फॉर ए कंसिडरेशन। क्यों भाई? दो बच्चा एक बूढ़ा में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 18 साल के नीचे, तो आप केस पढ़ चुके, धर्म घोष दत्ता वाला केस, बच्चा का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। उसके बाद फ्री कंसेंट नहीं है, बंदूक भिड़ा के आप बोलो कि 20 लाख रुपया आप मुझे दोगे और मैं आपको ये थोड़ा सा जो सोना है वो दे देता हूँ, और सोना है 10 रुपये का, 1 लाख का, तो चलेगा? नहीं चलेगा। फ्री कंसेंट नहीं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो कि 20 लाख आप मुझे दो, मैं उसको जान से मार दूँगा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दूंगा,
चलेगा नहीं चलेगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट है नहीं है। और बोल रहा है कि लो 5 लाख रुपया तुम लिख के दो कि जिंदगी भर शादी नहीं करो, चलेगा नहीं चलेगा। तो इसमें सिर्फ कंसिडरेशन सफिशिएंट नहीं है दोस्त। दूसरा बी में देखते हैं, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट वंस दे हैव बीन मेड बिटवीन पार्टी विथ देयर फ्री कंसेंट। नहीं, फ्री कंसेंट सफिशिएंट नहीं है। ये कहाँ चला गया कि पार्टी कम्पिटेंट हो, कंसिडरेशन लॉफुल हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, नॉट डिक्लेयर बाय एनी लॉ, वाइड हो, वाइड डिक्लेयर नहीं हो किसी कानून द्वारा, ये सब भी होगा ना। सारे कंडीशन यहाँ नहीं चला, इसलिए बी भी नहीं चलेगा। अब सी देखते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट वंस दे हैव बीन मेड बिटवीन द कम्पिटेंट पार्टीज। नहीं, कम्पिटेंट पार्टी है लेकिन फ्री कंसेंट नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा। बंदूक गिरा के चलेगा नहीं चलेगा। और बोला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और दोनों कम्पिटेंट पार्टी 18 साल से दोनों ऊपर है, चलेगा नहीं चलेगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी लॉ टू बी वाइड है, चलेगा नहीं चलेगा। तो फिर अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द इनिशियल स्टेज सीज टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है। सब्सिक्वेंट ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ अनफोर्सिन फैक्टर्स द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिकम वाइड सिंस द टाइम इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल। तो इसको रूल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कि ठीक है आपने एडवांस में दिया 500 रुपया, बोले 500 और दे दूंगा, और मेरे को चाहिए चावल। जब चावल की फसल ख़त्म हो जाएगी तो मेरे को जेठ बैसाख में चाहिए। आपने बोला ठीक है। अब बाढ़ आ गया, पूरा खेत ही दह गया, तो क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड नाउ, तो क्या हो गया, बिकम वाइड सिंस द टाइम इज सीज टू बी इन्फोर्सेबल। सिंस टाइम इट सीज टू बी इन्फोर्सेबल, अब इन्फोर्सेबल होगा ही नहीं। मान लो कि हिंदू मैरिज है तो कॉन्ट्रैक्ट, शादी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मान लो मुस्लिम में कॉन्ट्रैक्ट होता भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैरिज करने का, लड़का ही डेथ हो गया, तो क्या इन्फोर्सेबल होगा, नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 29 चलते हैं। इन इंडियन लॉ ए वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या, जुआ, जुआ खेलना तो ऐसे ही मना है यार। गवर्नमेंट लॉटरी कुछ स्टेट में निकाल सकता है, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, तमिलनाडु में निकालता है, गवर्नमेंट निकालेगा, लेकिन आप जुआ नहीं खेला सकते। विदेश में अलाउ है, अमेरिका इंग्लैंड में अलाउ है। जैसे शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड कुंद्रा फंस गया था इसी केस में, क्योंकि वह जुआ खिलाता था। हाँ, वो तो अलाउ नहीं है, वो बोला अलाउ नहीं, हमें नहीं पता, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूज, तो उस पर सजा हुआ था, जेल गया था। तो इस तरह से इंडियन लॉ ए वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज वाइड। भाई जुआ यहाँ मना नहीं है, सॉरी मना है, जुआ यहाँ मना है दोस्त, जुआ यहाँ नहीं खेलना है। उसके बाद चलिए सेक्शन कहता है 30, कहता है कि रोड पे जा रहे थे, हमको एक पर्स मिल गया, पर्स में 10 लाख के गहना था, 20 लाख कैश था। अब इसका क्या होगा यार, तो 10 लाख का गहना था, 20 लाख का कैश था, और मैंने ऑनर को बहुत ढूंढने की कोशिश किया, वो नहीं मिला, तो क्या वो मेरा हो गया? कहता नहीं, आप उसका बेली हैं जो उसका रियल ऑनर है, अब उसको ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, और नहीं तो उसको ले जाके थाना में दीजिए, ले जाके एसपी के यहाँ दीजिए, ले जाके डीएसपी के यहाँ दीजिए, ले जाके मजिस्ट्रेट को दीजिए, ले जाके जमा कीजिए। बोला क्या यही काम रह गया और मैं परेशान रहूँ? तो वो क्या करता है, किसी को कोई चीज़ मिलता है तो वो चुपचाप रहता है, यहाँ तक कि मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर देता है, बैटरी निकाल देता है और उसके सॉफ्टवेयर को उड़ा देता है, दूसरा सॉफ्टवेयर डलवाता है, मोबाइल को यूज करता है। मोबाइल तो हाथ से छीन लेता है यहाँ। अब लॉ में तो कुछ और लिखा है। लॉ में क्या लिखा है? लिखा है कि ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर,
ठीक है, रोड पे मान लो मिल गया उसको, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, और बैग ले लिया, उसमें 10 लाख कैश है, 10 लाख का गहना है। इज सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेम वे एज ही इज वेली देयर ऑफ, मतलब बेल में लिया है, बेल में सिर्फ वो उसका ये रखेगा, अपने पास रखेगा, यूज नहीं कर सकता है। अच्छा, बेली देयर ऑफ, बेली है उसका, ठीक है। और ऑनर देयर ऑफ, ऑप्शन में क्या ऑनर है तो नहीं, आप उसका ऑनर नहीं हो गए। प्लेजी आप हो गए, नहीं, प्लेजर कहाँ है, आप उसका ऑनर नहीं हो गए। बेली आप हो गए, हाँ, तो बेलर कहाँ है, तो बेलर को ढूंढ रहा हूँ, बेलर को ढूंढिए, तो आप बेली हो गए। यहाँ बोलता है बेल में आपके रूप में है, आपके सिर्फ पास में रखा हुआ है। आप कस्टडियन हो गए, नहीं, लाफुल कस्टडी किसी ने दिया, नहीं, प्लेज किसी ने दिया, नहीं, ऑनर किसी ने दिया, नहीं, तो बोला बेल क्या किसी ने दिया, बेली, अरे बेल दिया नहीं जाता, बेल जाके खुद लिया जाता है, इसलिए आप बेली हो गए। लेकिन ऑनर कोई देगा, आकर देता है, प्लेजी आकर प्लेजर देता है, कस्टडियन में कोई आकर के देता है, लेकिन बेली आप क्या करते हैं, बेल लेते हैं तो क्या करते हैं, जाकर के उसको कोर्ट में साइन करते हैं ना कि मैं इसको बेल पे लेता हूँ, तो आप बेली हो गए, है ना। तो आप किसी चीज़ को लिए तो बेली हो गए। बेलर भी लोग बोलते हैं कि बेलर कहाँ है, बेलर कहाँ है, तो आपने जाकर लिया ना कोई वस्तु को, तो क्या आप उसको घर में नौकर बना के रखोगे कि डेली मेरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ, नहीं। सिर्फ आप उसको कोर्ट से अपने पास लिए हो, बाकी वो स्वतंत्र है। और वो अब भाग रहा है, कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो बताओ उसको कि पकड़ के चलो, तुम कोर्ट में चलो, नहीं तो मेरा फाइन जब्त हो जाएगा, मुझे जेल की सज़ा हो जाएगी, ये हो सकता है। इसलिए बेली जो है वो किसी देता नहीं है, बेली के पास आइटम खुद आ गया तो कोई बात नहीं, तो बेली है, ना ऑनर है, ना प्लेजी है, ना कस्टडियन है। रोड पर कोई वस्तु मिल गया तो बेली है। फाइंडर ऑफ गुड्स, तो वह बेली है। अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं दोस्तों, उसके ब्रेक के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।